उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स की, और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी सिलेबस है। आपको कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ मटेरियल किसी बुक से मिलेगा तो किसी बुक में मिसिंग होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिज़ाइन किया है और नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ऑल इन वन है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जिस एग्ज़ाम में भी बैठे होंगे इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट एक लेक्चर डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। व्हाट इज़ मीट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए 2 टाइप्स के सेल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और इसका वैलेंसी के साथ क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ दी अपेरेंट चार्ज ऑन एलिमेंट और आयन आर या मालिक्यूल। स्टूडेंट्स देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जो बिल्कुल बेसिक होंगी, एफएससी लेवल की होंगी, तो उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, उसको शॉर्ट वे में एक डिस्कशन करेंगे उसकी। तो जो चीज़ें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं पीपीएससी के हवाले से, तो मैं उन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो मे बी ये डिफरेंट होती है इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है। लाइक एग्जांपल भी दिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड में इसकी -1 है, आयोडीन के केस में यहाँ इसकी 0 है। इसी तरह ICl3 जो कंपाउंड है इसमें आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इसी तरह यहाँ ICl5 में +7 है। बट जो वैलेंसी होती है यूजली ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने लूज़ कर रहा है या कितने गेन कर रहा है, तो ये उसकी जनरली जो थी ये वैलेंसी होती है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये हमारी जो होता है ये होल नंबर वैल्यू होती है। इसको हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन में नहीं लेते, हम इसको फिगर में लेते हैं कि इतनी इसकी वैलेंसी है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, कितने गेन हुए, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल भी होती है, साथ इंक्लूड करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। इस तरह फ्रैक्शनल में भी होंगी, लाइक जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड हैं, पर ऑक्साइड हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं। तो बड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। इसी तरह पर ऑक्साइड्स में लाइक Na2O2 इसमें -1 होती है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होंगे, चाहे वो सोडियम के हों, चाहे वो पोटाशियम को, किसी के भी सुपर ऑक्साइड्स होंगे, तो वहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। ठीक है, इस तरह जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं जो अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। लाइक इसी तरह अगर हम वैलेंसी की बात करें तो FeCl3 की जो वैलेंसी है इसमें 2 है और FeCl3 की 3 है, क्योंकि ये Fe3+ के केस में है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिमूव कर रही है, तो 3 इसकी वैलेंसी होगी। तो ये एक कुछ डिफरेंस था इंपॉर्टेंट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में डिफरेंस है। इस तरह हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर दी रिडॉक्स रिएक्शंस। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस आर दी ऑक्सीडेशन एंड दी रिडक्शंस। जब सिमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रही हो किसी भी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, तो उनको कंबाइंड टर्म हम यूज़ करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बेसिकली, तो उनको हम रिडॉक्स कहा जाते हैं। लाइक जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दी है, तो इस केस में देखें तो FeCl3 SN टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। तो यहाँ आयरन की +3 है और ये वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो इसमें जब +3 से +2 में जा रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कम होती है तो इस प्रोसेस को आ जाता है रिडक्शन। इसी तरह इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ टिन की +2 है और ये कन्वर्ट हो रही है किस में, +4 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है तो इट मीन यहाँ प्रेफरेंसली क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये तो सिंपल बातें हैं। इस तरह आपने देख लेने कि जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, दीज आर ऑल दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कुछ बुक्स में ये वजाहत की हुई है कि इट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि जितने भी ऑल दी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ये एक्सोथर्मिक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं। वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग एजेंट से ग्रेटर होता है
तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है प्रेफरेंसली, तो उसमें स्पॉन्टेनियसली रिलीज़ ऑफ एनर्जी होती है, स्पॉन्टेनियसली रिलीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसी तरह जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एजेंट से कम होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और वहाँ जो है ना ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू डिराइव द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को डिराइव करवाने के लिए वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जनरली कहा जाता है कि ऑल द रिडॉक्स रिएक्शंस आर मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली हमने 3 टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया है, 1, 2 एंड 3। जनरली है ये होते हैं इंटरमालिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने पढ़े होंगे, और एक होता है इंट्रामालिक्यूलर, जिस तरह लाइक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं और इंट्रा और सेम कॉन्सेप्ट है। तो इंटरमालिक्यूलर बेसिकली ये 2 मालिक्यूल के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, उनमें से एक जो है वो ऑक्सीडाइज और होता है, दूसरा रिड्यूस और होता है। जिस तरह लास्ट मैंने एग्जांपल आपके साथ यही वाली एग्जांपल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इस तरह जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होते हैं ये एक सिंगल स्पीशीज़ क्या हो रही होती है, ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और रिड्यूस भी हो रही होती है, यानी कि सिंगल एक स्पीशी कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है, रिड्यूस भी हो रहा होता है। जिस तरह ये फास्फोरस का ऑक्साइड है H3PO2, तो इस केस में देखें तो फास्फोरस की +1 कन्वर्ट हो रही है -3 में यहाँ फास्फोरस की, तो इट मीन यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो रिडक्शन हो रही है। इसी तरह +1 से इस कंपाउंड में देखें तो +5 में जा रही है, इट मीन यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एट द सेम कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। इस तरह थर्ड पे अगर हम बात करें तो इंट्रामालिक्यूलर, तो इंट्रामालिक्यूलर भी वही चीज़ होती है कि यानी कि इन द सेम मालिक्यूल क्या है, सेम मालिक्यूल में क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, वाइल द अदर क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो। तो लाइक जिस तरह पोटाशियम क्लोरेट है, तो इसमें देखें तो क्लोरीन +5 है, इसी तरह यहाँ देखें तो क्लोरीन का इसके साथ कंपेयर करवाएं तो +5 से -1 तो रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ रिडक्शन हो रही है इसकी। इस तरह -2 से -1 देखें, ये ग्रेटर है ये कम है, तो यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये एक कुछ टाइप्स हैं, तो ये आपने देख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। ऑक्सीडेशन बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन जब भी आपने देखना है तो अगर एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो समझ लें कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कम हो रही है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड की सरफेस पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड की सरफेस पे होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं, आपने इसको देख लेना है। एक और टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स, व्हाट आर रिडक्टेंट्स, बजाय इसके कि वो पूछें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो वो ये वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, तो वो यूज़ करते हैं ऑक्सीडेंट्स क्या हैं, रिडक्टेंट्स क्या हैं। देखें, ऑक्सीडेंट्स आर 2 स्पीशीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं और ख़ुद रिड्यूस होती हैं, और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडेंट्स को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है, और इसके अलावा जो रिडक्शंस होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन ख़ुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसी तरह रिडक्टेंट्स भी ये दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन ख़ुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब इनकी एग्जांपल्स हैं काफ़ी सारी, तो ये आप देख लीजिएगा। जनरली कहा गया है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, लाइक अजून है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडेंट्स हैं। इस तरह जो मेटल्स होती हैं इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दीज आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। इसी तरह हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, लाइक जिन कंपाउंड में किसी भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, तो वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लाइक KMnO4, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट है, तो ये ऑर्गेनिक में तो आपने बार बार पढ़े हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी तरह, SO3 है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जनरली जो है दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, एलिमेंटल फॉर्म में ये चीज़ें हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इस तरह कुछ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और जो मेटल के जनरली हाइड्राइड्स होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो
एट द सेम टाइम एज ए ऑक्सीडेंट भी काम कर रही होती हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रही होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट कर रही हैं। लाइक नाइट्रस एसिड ये दोनों बिहेव पे काम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ये वाली चीज़ें। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, जिस तरह फॉर्मिक एसिड है या ऑक्सैलिक एसिड है, दीज आर ऑल दी रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाता है जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है, लेकिन देखें अगर तो सिंपल कंपाउंड है तो वो तो सभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर लेते हैं, लेकिन आपने उन कंपाउंड्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो एबनॉर्मल कंपाउंड्स हैं, मतलब जो आप कह लें कि एक्सेप्शनल केसेस शो करते हैं, जिसकी आपको ऐसे लग रहा होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फलां होगी, लेकिन एक्चुअल में वो होती नहीं है। वो डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर जो लिंकेज है वो कैसा है। वो आगे जाके हम एग्जाम्पल उसकी अच्छी सी डिस्कस करेंगे जो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो जनरल हम इसके रूल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, कि जनरली याद रख लीजिएगा जो एलिमेंटल फॉर्म में हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो नेचुरल फॉर्म में अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक जितनी भी मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होगी, नोट कर लें। इसी तरह नीचे भी मैंने एग्जांपल दिया कि जितने न्यूट्रल एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं या जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं या पॉलीमेरिक फॉर्म में जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी जो ओवरऑल अगर हम कंपाउंड की बात करें, स्टूडेंट्स मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट दी सिंगल एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मैं ओवरऑल इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ओवरऑल कंपाउंड का वो ज़ीरो कंसीडर होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब हम डिफरेंट कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर, तो हम उसको ज़ीरो के इक्वल करके फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। इट मीन कि जो कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी ओवरऑल जो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी इक्वल टू दी ज़ीरो। इस तरह नीचे मैंने एग्जांपल भी दिया है, सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में न्यूट्रल फॉर्म है, इस तरह ओजोन है, इस तरह सल्फर 8 है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़ीरो कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि वो स्पीशीज़ जिनकी स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लाइक Cn नेगेटिव है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इस तरह अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो +1 होता है। इस तरह फास्फेट आन के -3 होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 भी होती है, -1 भी होती है। कब +1 होगी, कब -1 होगी? देखें, जब हाइड्रोजन कंपाउंड्स बनाता है किसी नॉन मेटल के साथ, तो उस वक्त इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 ली जाती है। लाइक वाटर में मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। इस तरह जब भी किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, कंपाउंड बनाएगी, लाइक मेटल हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि मेटल जो हैं इनकी रिडक्शन होती है प्रेफरेंसली, तो फिर हाइड्रोजन क्या होगा, उसकी नेगेटिव में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस केस में -1 होती है। इसी तरह जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है, उनकी +1 होती है, और जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी क्या होती है, +2 होती है। नीचे एग्जांपल दी गई हैं, तो ये इसको देख लीजिएगा। ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं -2, लेकिन कुछ इसके ख़ास कंपाउंड्स हैं, लाइक ये जो -2 हम यूज़ करते हैं जनरली हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक एग्जांपल दी हुई हैं। इस तरह पर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उसमें -1 होती है, मैंने एग्जांपल दी हुई हैं ये वाले कंपाउंड्स। इस तरह सुपर ऑक्साइड जो होते हैं उनमें -1/2 होती है, याद रख लें। और कुछ स्पेशल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, प्लस में आ रही होती है, जो कि एक्सेप्शनल है, ऐप से मिलें एक्सेप्शनल, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो जो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाती है तो +1 +2 होती है, तो इसको आप देख लें। हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन की जो ऑलवेज होती है वो ऑलमोस्ट -1 होती है इसकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और एग्जांपल भी दी गई है, क्लोरीन की +1 से लेकर +7 तक चली जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2 +3 फिर -1, इस तरह इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। तो डिफरेंट कंपाउंड में लाइक ClO है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +7 है। इसी तरह अगर हम बात करें विद द नॉन मेटल्स या मेटल्स के साथ, तो इसकी नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होती है। ठीक है। इस तरह ब्रोमीन की बात करें तो -1 से +6 होती हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं।
आयोडीन की -1 से +7 में ऑक्सीडेशन स्टेट है, नीचे एग्जांपल गिवन है। और मेटल कार्बोनाइल्स की बात कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कार्बोनाइल में ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। लाइक निकल कार्बोनाइल है, आयरन के कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इस केस में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, मेटल की क्या होती है, 0 होती है। इस तरह जब मेटल एमेलगम बनाती है तो एमेलगम में 2 मेटल्स हों या 3 मेटल्स हों तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस केस में सोडियम या मरकरी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक या मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, क्योंकि एमेलगम है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रख लें। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि मैंगनीज़ मेटल में से सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रांजिशन मेटल की अगर हम बात करें, ट्रांजिशन मेटल में से मैंगनीज़ की सबसे ज़्यादा होती है। और हमने देखा कि उस केस में +7 भी हो रही होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं लाइक ओसियम और रोडियम, ये वो कंपाउंड्स हैं जो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इस केस में देखें तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट है, +8 है। अगर ये MCQ आ जाती है, इन कंपाउंड्स एग्जांपल गिवन हो, तो आपने इसको करेक्ट करना है, ना कि मैंगनीज़ को करेक्ट करना है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल में होती है। किस में होती है, फ्रैक्शंस में होती है। लाइक N3H कंपाउंड है, तो इस केस में -1/3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये +1, ये -1/3 हो गया, ठीक है। तभी ये न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। इस तरह C3H8 में ये कार्बन की -8/3 है और आयरन की जो है यहाँ +8/3 है। तो ये कुछ जो है ना वो कॉमन एग्जांपल थी। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने देखना है। लाइक CaOCl2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस केस में दोनों जो क्लोरीन की एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों की डिफरेंट है। इस तरह एक्चुअली कंपाउंड इस तरह लिखा जाता है। इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखी जाए तो यहाँ ये जो क्लोरीन है इसकी -1 है, ये जो क्लोरीन है OCl में +1 है। इसकी +1 माइनस कैसे होती है, क्योंकि ये जो ओवरऑल कंपाउंड है OCl ये इस तरह लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो ओवरऑल है, तो इसमें इट इज़ इक्वल टू -1। जब आप इसकी इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन की -2, ऑक्सीजन क्लोरीन की हमने डिटरमाइन करनी है, -2 उधर जाएगा तो क्लोरीन की यहाँ क्या आएगी, +1 है। इस तरह यहाँ क्लोरीन की +1 है। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक -1 और एक +1। जो ऑक्सीक्लोराइड में है इस केस में इसकी +1 होती है और इस केस में इसकी -1 होती है। इस तरह क्रोमियम ऑक्साइड की बात करें तो ये तो सिंपल है, -6 हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो यहाँ +3 है, ठीक है। इस तरह क्रोमियम Cr -6 +6, ये भी कॉमन एग्जांपल है। लेकिन इसी तरह क्रोमियम के ऑक्साइड में अगर आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड CrO25, बज़ैरन आप देखेंगे जब एग्ज़ाम में अगर ये आ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये -10, क्योंकि ऑक्सीजन की एक -2 होती है, तो ये +10। भाई ये नहीं है, दिस इज़ दी रॉन्ग। एक्चुअल में जो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड होता है, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये वाली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ की है। तो इसका एक क्या होता है, इसके अंदर पर ऑक्साइड लिंक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 ऑक्सीजन जो है ये पर ऑक्साइड बना रहे हैं, ये वाले भी पर ऑक्साइड बना रहे हैं। याद रख लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर पर ऑक्साइड का लिंक है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन केस ऑफ पर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। जितने भी पर ऑक्साइड लिंक में आ रहे होंगे उनकी -1 आपने काउंट करनी है। तो ये भी पर ऑक्साइड में है, -1 और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड में है, तो इसकी जनरली नॉर्मल में आता है तो -2 है। अब आप कैलकुलेट करें तो इसकी क्रोमियम की क्या आएगी, सेंट्रल एटम की +6 आएगी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO5। तो इस केस में जनरली आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इसकी +8 होनी चाहिए, लेकिन होती +6 है। एक्चुअल में जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी क्या है, एक पर ऑक्साइड लिंक आ रहा है। तो इस केस में भी आपने -1 काउंट करनी है, तो ये भी आपने खुद कर लेनी है, अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। इस तरह H2S2O16 में ऐसे लग रहा है कि जैसे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +15 होने जा रही है, लेकिन होती +6 है। तो यहाँ भी पर ऑक्साइड एक लिंक होता है, तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करनी है। अब इम्पोर्टेंट कि DMSO में इसकी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ये पास्ट पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। कैसे 0 होती है, देखें
ये जो CH3 है इसमें इस कार्बन की -3 है, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन की +1 +1 +1 है, यहाँ भी -3 है। तो इस केस में हम इसकी इंडिविजुअल देखते हैं। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अगर हम इसकी बॉन्ड ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो ये जो SO मालिक्यूल है ये -2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये कंपाउंड बन गया एक किस्म का, तो इसकी ओवरऑल जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, वो -2 के इक्वल होगा, जिस तरह हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में सल्फ़र की क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। इस तरह कार्बन डाइसल्फाइड में ये भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जिस तरह हम आम करते हैं। इस तरह मीथेन में देखें तो कार्बन की -4 है, सेंट्रल एटम कार्बन है। इस तरह इथेन में देखें तो हर कार्बन की -3 है, यहाँ भी -3 है, ये भी सिंपल है। इस तरह एसीटोन की बात करें तो इस केस में हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये CO है, ये क्या है, CO है एंड C ट्रिपल बॉन्ड O, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस केस में फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की -2 है तो कार्बन की क्या आती है, +2 आती है। तो ये सिंपल इसकी कैलकुलेशन है। तो ये थी जी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल हैं उनमें जो इम्पीरिकल फार्मूला जिनका बनता है CH2O, क्या बनता है, CH2O, इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्या होगी, 0। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि केन शुगर में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपने क्या कहना है, 0 शुगर में। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो भी क्या है, 0 है। याद रखने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह आपने देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, लाइक जिस तरह कार्बन की बात करें तो डायमंड फॉर्म में होता है या ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो 0 होगी। ग्रेफाइट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, उसमें जो एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो 0 के इक्वल होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, इसके एग्जांपल्स, इनके रूल्स, इसको अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, कि आपके पास कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, ठीक है, और वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम बात कर लेते हैं, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए हम बात कर लेते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एक होती है मेटालिक कंडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको डिफरेंस देख लें, बल्कि बेसिक ही है। याद रखने, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेसिकली ये आयंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दी आयंस, और ये होती है ड्यू टू दी मेटालिक कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इसी तरह इसमें रिडॉक्स रिएक्शन अकर होता है और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होती, बल्कि ये फिज़िकल फिनोमिना होता है। इस तरह अगर हम बात करें कंडक्शन की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कंडक्शन इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से, क्योंकि आयंस की माइग्रेशन होती है। टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आयंस मूव करेंगे, जबकि इस केस में जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो उस टकराने की वजह से हर्डल क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करने से कंडक्टेंस क्या करती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। इसी तरह यहाँ फैराडे लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ फैराडे लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब आगे जाके हम फैराडे लॉ को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से। इस तरह यहाँ फैराडे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ मैटर टेक प्लेस होती है, यानी कि आयंस की माइग्रेशन होती है। तो बेसिकली आयंस आर दी मैटर, पार्ट ऑफ मैटर। तो मैटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसी तरह इसमें बात करें तो यहाँ मैटर की मूवमेंट नहीं होती, जस्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करंट इज़ यूज टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन काज करती है कि आपको एक्सटर्नल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है टू कन्वर्ट दी इलेक्ट्रोलाइट इनटू दी आयंस। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है। तो इट मीन दिस इज़ दी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जबकि जो दूसरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन होता है, आयंस क्या करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है एनोड से कैथोड की तरफ,
और ये दिस इज़ दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसको हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं या वोल्टैक सेल भी कहते हैं, ठीक है, इनमें एक कंप्लीट डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत अच्छे डिफरेंस दिए गए हैं, बेसिक चीज़ें आपने एफएससी में भी पढ़ी होंगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ऑलरेडी डिस्कस चुका हूँ। ये हाँ स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, यहाँ केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है इन द सेम कंपार्टमेंट, यानी कि सिंगल कंपार्टमेंट होता है। और यहाँ 2 हाफ सेल्स हम लेते हैं, एक पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, और एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, दिस इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसलिए इनकी डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस तरह हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं उनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। तो डाउन सेल इसी के एग्जांपल में है, जहाँ सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम मेटल प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह नेल्सन सेल एक्वस सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। इस तरह हाल ब्राउट प्रोसेस है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। कॉपर प्लेटिंग है, ये सारी चीज़ें किस में, ये दीज आर ऑल दी बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें वोल्टेक सेल की या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो अल्कलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड है, डैनियल सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम है, फ्यूल सेल है, दीज आर ऑल दी यहाँ सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। और इस केस में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशंस एंड एक्वा सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन किस तरह आता है कि आपको कंपाउंड दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा दिस इज़ दी मोल्टन स्टेट, और एक कंपाउंड दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा दिस इज़ इन एक्वा स्टेट, और फिर आपसे पूछा जाएगा जी बताएं इसमें से ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। देखें, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही सिंपल है, स्पेशली देख लेते हैं डिफरेंस, तो इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। देखें, जब हम बात करें मोल्टन की, सबसे पहले मोल्टन स्टेट में आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको कोई कंपाउंड स्टूडेंट मोल्टन फॉर्म में दे दिया जाए, जिसको हम फ्यूज्ड साल्ट भी कहते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में दे दिया जाए या मोल्टन फॉर्म में दे दिया जाए, तो इसके जो आइंस की फॉर्मेशन होती है वो प्रिडिक्टेबल आइंस होते हैं। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि जो आइंस बनते हैं उन्हीं की ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। प्रिडिक्शन का मतलब यही है, सच आइंस आर फॉर्म, केटाइंस मूव करते हैं टूवर्ड द कैथोड और वहाँ क्या होती है, उनकी रिडक्शन होती है। इनाइंस मूव करते हैं एनोड की तरफ, उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जब भी आपको मोल्टन सॉल्ट मिले तो आप सिंपली उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो, जो आयंस बनेंगे उन्हीं में से केटाइन की आपकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, और जो इनाइंस होंगी उनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है मोल्टन के केस में। हाँ, एक्वस के केस में थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मोल्टन पे आ जाते हैं एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की, इलेक्ट्रोलिसिस की, टेम्परेचर दिया, सोडियम बना, क्लोराइड आयन बना। सिंपल, सोडियम की क्या होगी, क्या हो रही है, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इस तरह एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। सोडियम कैथोड पे जाएगा, इसकी रिडक्शन होगी, सिंपल सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन एनोड पे क्लोरीन की प्रोडक्शन हो रही है, कैथोड पे आपका सोडियम मेटल लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसकी रीज़न भी दी गई है, तो इसको आप देख लें कि लिक्विड में क्यों होता है। इस तरह सेकंड एग्जांपल, लेड ब्रोमाइड है, आपको कहा गया कि दिस इज द मोल्टन, तो भाई सिंपल लेड आयन बनेंगे, ब्रोमाइड आयन बनेंगे। लेड केटाइन है, किस पे जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होगी, और एनाइन है, ऑक्सीडेशन होगी। बहुत सिंपल। इस तरह जितनी भी एग्जांपल आपको मोल्टन फॉर्म में दे दी जाएँ तो आपने सिंपल आयंस बनाने हैं और उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको एक्वस सॉल्यूशन दे दिया जाए तो फिर आपके जो आयंस हैं, दीज आर नॉट द प्रेडिक्टेबल आयंस। आप फिर ये नहीं कह सकते कि जो आयंस बनेंगे वही आपके ऑक्सीडेशन में जाएंगे, रिडक्शन में जाएंगे, बिकॉज योर सॉल्यूशन इज़ इन द एक्वस फॉर्म, और एक्वस फॉर्म में है तो वहाँ वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है,
तो वाटर के भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वहाँ कंपटीशन आ जाता है 2 कीटाइंस का और 2 इनाइंस का। तो अब इस कंपटीशन को हमने किस तरह सॉल्व करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन प्रेफरेंशली जो है एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। तो भाई इसका भी मसला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किस लिए है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इसका जवाब देगी आपको, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देगी। तो उसी ट्रिक को मैंने यहाँ लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको। स्टूडेंट, दोज आइंस प्रेफरेंशली विल गो टू द एनोड एंड कैथोड, वो आइन कंपटीशन में सबसे आगे होंगे, एनोड और कैथोड पे जाएंगे जिनका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। चलें ये भी बात समझ नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। या जिनका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन उसकी होगी, और जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी प्रेफरेंशली क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। हमें तो याद ही नहीं होती सर जी, इंशाल्लाह आज आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी याद करवा दूंगा फिंगर टिप पे इंशाल्लाह। आपको लिथियम से फ्लोरीन तक सारी की सारी याद हो जाएगी। और अगर जिसने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद कर ली, समझ लें उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो सबसे बेसिक पिलर है दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, नोट कर लें ये बात। तो आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको। अब हम आ जाते हैं एक्वस पे। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं, पहले हमने सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में लिया तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने, तो सोडियम आयन जाके कैथोड पे रिड्यूस हो गए और क्लोराइड आयन जाके ऑक्सीडाइज हो गए। लेकिन अब ऐसी कहानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक्वस फॉर्म में है तो वाटर की भी क्या हो रही होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, सोडियम की भी। तो सोडियम आयन बने क्लोराइड आयन, वाटर के केस में हाइड्रोजन आयन क्लोराइड। अब क्या बनेगा, यहाँ तो 2 कीटाइन है, यहाँ तो 2 इनाइन है, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताएगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब इनमें होता है कंपटीशन। कैसे कंपटीशन होता है, अब हम सोडियम और हाइड्रोजन को देखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होगा वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा सबसे पहले। इसकी हम कंपैरिजन करें, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर होगा वो सबसे पहले जाके एनोड पे जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सोडियम और हाइड्रोजन की। तो इस केस में हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सोडियम से ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाते हैं, सोडियम रिड्यूस नहीं हो सकते। कैसे पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जाओ, ठीक है, लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फिर दरमियान में हमारे पास आता है शी, हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं उनकी प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन होती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी प्रेफरेंशली क्या होती है, सॉरी, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनकी प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन होती है, जो नीचे हैं उनकी रिडक्शन होती है। तो आप देखें वो जो सीरीज़ दी गई है वो सीरीज़ दी गई ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम से हाइड्रोजन की तरफ आएंगे या फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। इट मीन ये जो सोडियम है ये टॉप पे होता है, हाइड्रोजन फिर दरमियान में आता है, तो इस मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होता है, जिसकी वजह से ये प्रेफरेंशली रिड्यूस होता है। बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए ये इक्वेशन मैंने बना दी है कि रिडक्शन हो गई। सिमिलरली बात कर लेते हैं, अब हमारा कंपटीशन था क्लोरीन का और हाइड्रोक्सल आयन का, हमें नहीं पता चल रहा। तो इसमें भी क्या है कि जो क्लोरीन है इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन से ग्रेटर होता है। अच्छा, हाइड्रोक्सल आयन किस में आपने कंपेयर करना है, इसमें आपका हाइड्रोजन पार्ट है, तो आप हाइड्रोजन को अपने साथ क्लोरीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्लोरीन की प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन होगी, ये सबसे पहले एनोड पे पहुंचेगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और क्लोरीन गैस एनोड पे जाके रिलीज़ हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में रखना है। और आपको अगर एक्वस सोल्यूशन दिए गए हों तो आपने अपने प्रिडिक्टेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने एनोड और कैथोड पे शो करने हैं। अब सेकंड एग्जांपल मैंने दिया कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर बना, हाइड्रोजन बना, सल्फेट आयन बना, हाइड्रोक्साइड बना। तो भाई इसमें देख लेते हैं, अब इसमें क्या कंपटीशन है, तो वो भी सिंपल, एनोड पे हाइड्रोक्सल आयन की होगी, क्योंकि इसका जो OH आयन है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट आयन से ग्रेटर होता है। इसी तरह अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन की बात करें तो कॉपर का हाइड्रोजन से ग्रेटर होता है, कौन सा, कॉपर का हाइड्रोजन से ग्रेटर होता है, तो ये इसकी प्रेफरेंशली क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये था जी हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। लास्ट टाइम पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से 2020 में जब मैंने टेस्ट दिया था तो उस वक्त भी ये न्यूमेरिकल आया था, और आई थिंक ये 2021 या 22 वाला जो टेस्ट हुआ है उसमें भी ये फ्राइडे लॉ पे न्यूमेरिकल आया। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट आपने समझना है। मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ मीन बाय फ्राइडे लॉ? फ्राइडे लॉ कहता है इलेक्ट्रोलिसिस का फ्राइडे लॉ, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, नोट कर लें। दिस इज़ दी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नोट कर लें। फ्राइडे लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द सेल। फ्राइडे लॉ कहता है कि जो अमाउंट रिड्यूस होती है या ऑक्सीडाइज होती है ये डिपेंड करती है कि उसमें चार्ज कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट कितनी पास हो रही है, कितने कॉलम चार्ज उसमें से पास हो रहा है उस सोल्यूशन में से, तब जाके वो उतनी अमाउंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसकी उतनी होगी। ठीक होगी, जितनी ज़्यादा आप करंट पास करेंगे, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज पास करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली इसको हमारे दो यूनिट्स हैं। क्वांटिटेटिव जो लार्ज यूनिट है इसको हम कहते हैं फ्राइडे, नोट कर लें, एग्जाम में आ सकता है। इस तरह इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है चार्ज का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम से, और एक फ्राइडे होता है 96,500 कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, आप इसको अच्छे तरीके से रट्टा लगा लें। 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96,500 कॉलम। अब आपको पता है इसका सिंपल रिलेशन देख लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज का फार्मूला क्या बनेगा, चार्ज दैट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत सिंपल है। आपको न्यूमेरिकल में करंट और टाइम दे दिया जाए तो आपने चार्ज कैलकुलेट कर लेना, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करके। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्राइडे लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। बेसिकली क्योंकि ये बेस करता है इलेक्ट्रोलिसिस पे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ सेवरेट मेटल्स इन दियर प्योर फॉर्म, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह इन दी सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से मेटल को सेपरेट करने के लिए भी हम फ्राइडे लॉ यूज़ करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल एप्लीकेशन थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्राइडे लॉ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, ठीक है, और वो हैं ये दो एप्लीकेशंस हैं कि फ्राइडे लॉ यूज़ होता है कि आपकी कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट कैथोड पे जाके डिपॉजिट हुआ है या उसकी प्रोडक्शन हुई है। हमें नहीं पता होता है ना, अननाउन सोल्यूशन है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई फिर इतने टाइम के लिए, आपको क्या पता कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई है, तो ये हमें फ्राइडे लॉ कैलकुलेट करके देता है। अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसी तरह हम बात करते हैं कि फ्राइडे लॉ यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई अननाउन सोल्यूशन है और उसके अंदर मेटल है, उस अननाउन कंपाउंड में, फ्राइडे लॉ ये भी बताता है कि उस अननाउन कंपाउंड में जो मेटल है, लाइक क्रोमियम है, मैंगनीज है, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन फ्राइडे लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन दी अननोन कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो एप्लीकेशन जो हैं वो न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं, तो आपने याद रख लेना है। अब एक सिंपल सा फार्मूला है वो आपने नोट कर लेना है कि Q दैट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई F। F क्या है, फ्राइडे कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू आपने याद रख लेनी है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कितनी है, 96,000, कितनी है, 96,000 इसकी वैल्यू है, ये आपने नोट कर लेनी है। अब ये एक फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है ये वाली एप्लीकेशन, तो इसको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपल फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला को यूज़ करके आपने कैलकुलेट करना है। यही फार्मूला यूज़ हुआ था पीपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में, जब हमने लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दिया था, ये फार्मूला आया था, ये कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमने उस प्रोडक्ट की मैथ कैलकुलेट करना होता है, अमाउंट, तो Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे, आपको करंट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तो सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू I ज़रब T, मैंने आपके साथ जिक्र किया है, I ज़रब T, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। इसके अलावा मालिकुलर वेट, वो तो सबको ही पता है, कोई कंपाउंड है उसका मालिकुलर वेट, सोडियम क्लोराइड का निकालना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका 40 होता है, इस तरह HCl है तो उसका 36.5 होता है, तो इस तरह वही मालिकुलर वेट है। N क्या है, N बेसिकली हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग। जब वो आपको कंपाउंड देगा तो उसकी इक्वेशन हम बनाएंगे,
कि उसमें से कितने मोल्स जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। और f हमारा जो है फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वैसे फिक्स है, वो कितनी होती है 96,500। कितनी होती है 96,500 इसकी वैल्यू होती है, ये आपने याद रख लेनी है। ओके क्लियर, ओके हो गया, ये चीज़ें मैंने सारी दे दी हैं। अब एक दूसरी एप्लीकेशन है, एग्जांपल बाद में डिस्कस करते हैं कि फैराडे लॉ इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की अननोन मटेरियल में। कैसे, इसके लिए 2 स्टेप्स हैं, वही 2 स्टेप ही मैं आपके साथ जिक्र कर देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसका सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू n ज़रा F। F तो कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन होगी। अच्छा Q जो है ये कैसे निकालना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हैं Q/F। Q आपको अगर करंट दे दिया जाता है या टाइम दे दिया जाता है तो Q की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल। 2 चीज़ें, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, वो सिंपल। इस तरह आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज़ किसी भी एलिमेंट की, जिसको हम जनरली हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज़ के मोल निकालने तो मैस और मोलर मैस को डिवाइड कर लो, आपके मोल्स आ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा फिर क्या होगा, फिर इसका अब सिंपल फार्मूला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने कैलकुलेट कर लिए, उसको डिवाइड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पे, तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आ जाएगी। तो ये दोनों सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूँ जो एग्ज़ाम में एग्जांपल आती है न्यूमेरिकल के हवाले से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 1 की डिस्कशन कर लेते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर मेटल। मैस हमने कॉपर मेटल का क्या करना है, कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 2.5 एम्पेयर करंट है। करंट कितना है 2.5 एम्पेयर है, और इसके अलावा जो टाइम उसने बताया वो कितना है, वो 50 मिनट्स है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया करंट 2.5 एम्पेयर दिया है, टाइम 50 मिनट्स है, तो हमने सेकंड में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, 50 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 सेकंड आ जाएंगे। Q इज इक्वल टू IT, सिंपल कैलकुलेशन, तो ये 7500 कॉलम इसका चार्ज आ जाएगा। Q की वैल्यू निकल आई इसी से। अब क्या करना है, हमने मैस का सिंपल फार्मूला हमने यूज़ किया था। मैस ऑफ किसी भी मेटल का Q मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट n ज़रा F। F तो कांस्टेंट हो गया, 96,500 आपने कैलकुलेट करना है, पुट करना है। n क्या है, n बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो मेटल ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें क्योंकि कॉपर 2 सल्फेट बन रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, कॉपर की मेटल प्रोड्यूस हो रही है, कॉपर प्रोड्यूस हो रही है, तो कॉपर 2 जो है कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोडक्शन हो रहे थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल कैलकुलेशन, Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का 63.5 होता है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, F हमारा कांस्टेंट है, वैल्यू याद रखने, कैलकुलेट किया, मैस कितना है 2.47 ग्राम। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको नोट कर लें और इसकी फर्दर आप जाके किसी बुक से प्रैक्टिस करें इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन द अननोन कंपाउंड। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कहता है कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अननोन कंपाउंड, एक अननोन कंपाउंड आपको उसका एक्वस सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्रोमियम इलेक्ट्रोलाइज द करंट दिया गया है 3 एम्पेयर, ठीक है, और कितने टाइम के लिए 1 आवर के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और ये अमाउंट प्रोड्यूस होती है 1.94 ग्राम। M की वैल्यू भी उसने दे दी है, उसकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इसके लिए मैंने 2 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैस गिवन है, मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे क्रोमियम के, तो वो आपके सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसका सिंपल फार्मूला था Q इज इक्वल टू IT। I भी गिवन है, T 1 आवर है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 सेकंड आ जाएंगे। मैस गिवन था, ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया Q की वैल्यू। अब क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो होते हैं Q/F। Q की वैल्यू आ गई, F वैसे कांस्टेंट है तो 0.11 मोल आ गए। इसी तरह मोल्स ऑफ क्रोमियम निकाल लेते हैं, तो कैसे, मैस उसने दे दिया 1.94,
इसका मोलर मास होता है 52 क्रोमियम का, तो ये 0.037 इसके मोड्स आ गए। तो अब तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर लें ये वाला फैक्टर और नंबर ऑफ मोड्स ऑफ मेटल, तो डिवाइड करें तो कितने आए, 3 मोड्स हैं। तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या निकला कि 3 मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 1 मोल ऑफ क्रोमियम आयन टू द क्रोमियम मेटल, सो इन द सॉल्यूशन क्रोमियम मस्ट बी इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है सिंपल कैलकुलेशंस, इसको कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसकी ये 2 मेन एप्लीकेशंस हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ किया उसकी जो एप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपने एफएससी की बुक से अच्छे तरीके से कर लेनी है कि क्या होता है। सिंपल मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम हमने की थी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, कौन सा सेल यूज़ किया था, डाउन सेल यूज़ करके। इस तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हमने की है, कौन सा, डायाफ्राम सेल यूज़ किया है सोडियम क्लोराइड की एक्वस फॉर्म से, ठीक है। इस तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आप कर सकते हैं डिफरेंट ओर से, बॉक्साइट ओर से, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, हॉल ब्रॉड प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि एफएससी की बुक में गिवन है, लेकिन आपने बेयर्स मेथड भी यूज़ कर लेना है, सरपैक्स मेथड भी होता है, तो ये तीनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। इसी तरह एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम को हम यूज़ कर सकते हैं प्यूरीफाई करने के लिए। इस तरह इम्प्योर मेटल्स अगर हैं तो उनको प्यूरीफाई करने के लिए कॉपर है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, उनको भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये थी जी हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो हमारा सेल था, इलेक्ट्रो एनालिटिकल जो सेल था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल था, उसकी हमने ये डिटेल पढ़ी है, ठीक हो गया। अब हम कुछ और चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट भी कुछ बुक्स में मिसिंग होता है, तो कुछ बुक्स में ये दिया जाता है लेकिन एग्ज़ाम के हवाले से हमने इसको देखना होता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने इसको भी एक ही नोट्स के अंदर ऐड कर दिया ताकि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े इंशाल्लाह। सारा मटेरियल मैंने एक ही नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इलेक्ट्रोसिटी के हवाले से, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से टर्म्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली कंडक्शन की बात कर रहे होते हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, तो फिर दैट्स ज़रूरी है, ये इतना ज़रूरी है कि उस कंडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो उनको समझना भी ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो आयंस की जब मूवमेंट होती है तो बेसिकली ये कंडक्टिविटी होती है, ये प्रोसेस। तो कंडक्टिविटी के प्रोसेस को समझने के लिए ओहम्स लॉ कहता है कि अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज, इसको हम यहाँ ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो करंट के क्या होता है, पोटेंशियल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना पोटेंशियल देंगे उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होती है, हर्डल होती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर। तो इसको भी ओम लॉ से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, ई इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू यू आर आई, ये इसका यूनिट देख लेने हैं। देखिए ये जितनी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें टर्म्स आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, तो इनके फार्मूलाज और इनके यूनिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेने हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें। इसी तरह आपने देख लेना है कि जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है इसकी रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होती है, एरिया के इन्वर्सली होता है। जब हम ये रिलेशन देखते हैं तो ये बन जाता है L/A, तो इसको हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को एंड करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला हमारे पास ये आ चुका है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया, यूनिट निकाले, तो ये ओम सेंटीमीटर इसका या ओम मीटर इसका यूनिट आ जाता है, तो ये आपने देख लेना है। इसके अलावा एक होता है कंडक्टेंस। बेसिकली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, और ये कंडक्टिविटी जो है ना वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही होती है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये नोट कर लें। कंडक्टेंस क्या होती है? बेसिकली कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? पर ओम, तो ये नोट कर लें। इसी तरह कंडक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। जो कंडक्टिविटी, जिस तरह रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको कहते हैं, इस तरह कंडक्टिविटी जो है ये कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, और इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट बुक्स में, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। जो रेजिस्टेंस थी वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टेंस का, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी का। तो
इसको आपने उसके इन्वर्स कर लेने हैं यूनिट्स, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक होती है मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन द वॉल्यूम ml ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है, इसको लैम्डा m या इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1000 मल्टीप्लाई K, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने कहा, मल्टीप्लाई V डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। इस तरह इक्विवेलेंट कंडक्ट, जिस तरह हमारी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती है, इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी के बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंसी, तो इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हम लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये लेते हैं, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास K मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसको डाइल्यूट करते जाएं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। एट द सेम टाइम जो हमारे पास होती है मोलर कंडक्टिविटी, वो भी क्या करती है? आफ्टर डाइल्यूशन वो भी इंक्रीज करती है। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो डाइल्यूट करने पे वो क्या करती है? वो डिक्रीज करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंडक्टिविटी पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑलरेडी हम शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली ड्यू टू द माइग्रेशन आयंस की वजह से होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आयंस की मोबिलिटी आती है, आयंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। कितनी इंक्रीज होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप 10 डिग्री हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हो सकता है कि ये 2 to 3 टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही हो। अगले 10 डिग्री इंक्रीज़ करने पे हो सकता है ये 4 से 9 टाइम इंक्रीज़ हो रही हो। तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कि वो किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आपके पास मौजूद है, उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। इस तरह विस्कोसिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है। जब विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है तो फिर क्या होता है? लेस विस्कस होता है, तो आयंस की मोबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है। और जब मोबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या कर जाती है? इन्हांस कर जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। जितना मोर विस्कस सोल्यूशन होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। ठीक हो गया। इस तरह थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट सोल्यूट की इंट्रैक्शंस। जितनी सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंट्रैक्शन ग्रेटर होगी, आयंस की मोबिलिटी उतनी कम होगी। आयंस की मोबिलिटी उतनी कम होगी, डेफिनेटली कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है सॉल्वेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर तो वो पोलर सॉल्वेंट है, मोर विल बी दी पोलर सॉल्वेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो उतनी ज़्यादा ग्रेटर होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। तो जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा ग्रेटर होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन फॉर्म में, जो हमारा सोल्यूशन होता है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर तो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों का कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, इसको डिस्कस करने के लिए थ्योरीज हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे 2 टाइप्स की नेचर के होते हैं। एक हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जो डिस्कस करता है वो आर्हेनियस ने डिस्कस किया और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जिसे कहते हैं, ऑसवाल्ड थ्योरी ने डिस्कस किया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसने डिस्कस किया? डी बाय हक्कल इक्वेशन, या आपने कहा है डी बाय हक्कल थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करती है। तो अब हम इन थ्योरीज़ को एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, बड़ी मज़े वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम आर्हेनियस थ्योरी की बात कर लेते हैं। आर्हेनियस ने वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम किया और इसने कहा कि उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसने डिस्कस की जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फॉर्म में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा? सोल्यूशन फॉर्म में होगा, तो उसको आर्हेनियस ने डिस्कस किया। मोल्टन फॉर्म को इसने डिस्कस नहीं किया। तो अब हम इसकी अजम्पशन देख लेते हैं कि आर्हेनियस ने क्या कहा। आर्हेनियस कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है? आयोनाइजेशन हो जाती है। इस तरह फिर इसने कहा कि आयंस विच आर फॉर्म दे कैन बी रीयूनाइट। जो आयंस बनते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोबारा यूनाइट करके दोबारा वही कंपाउंड बना देते हैं। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी आती है इस केस में, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन भी इसने डिस्कस की। किसने? आर्हेनियस ने। और थर्ड इसका जो पॉइंट है वो कौन सा है?
आर्हीनियस कहता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आयंस मूव करेंगे, इन आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि आयंस होते हैं वो कैथोड पे मूव करेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये किसने कहा? आर्हीनियस ने कहा। फिर इसने फोर्थ जो पॉइंट बताया, इसने कहा कि स्पीड ऑफ आयंस को इसने डिस्कस किया। इसने कहा कि जो स्पीड ऑफ आयंस होती है यानी कि केटायंस और इनायंस की सोल्यूशन के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लीविंग अवे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड से आयंस कितना दूर जा रहा है उस पे ये डिपेंड करता है। देखें कीटायन क्या करेगा, कीटायन किस से अवे जाएगा? एनोड से अवे जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। अब कीटायन इससे दूर भागेगा इनायन से, जितना ज़्यादा दूर जाएगा इट मीन उतना ज़्यादा कीटायन यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा तो उसकी मोबिलिटी अब्जॉर्ब की जाएगी। तो ये किसने कहा? ये कहा आर्हीनियस ने। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर इसने कहा कि जो टोटल करंट होता है, अच्छा इस रूल को कहा जाता है हिटरेफ रूल्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट। इस रूल को कहा जाता है हिटरॉफ्स रूल कहा जाता है। उसने कहा कि सॉल्यूशन के अंदर टोटल करंट आपने किस तरह मेजर करना है? अगर आपको कीटायंस की मोबिलिटी का पता चल जाए और कितने कीटायंस हैं, इसी तरह आपको इनायंस की मोबिलिटी का पता चल जाए कितने इनायंस हैं, उन दोनों को प्लस कर लें, दोनों फैक्टर्स को, आपको टोटल करंट मिल जाएगा। और इस टोटल करंट जो है इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। हाँ, लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो आर्हीनियस है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करता है, स्ट्रॉन्ग पे तो काम ही नहीं करता। इसके अलावा जो आर्हीनियस ने कहा कि इसने एक्वा सोल्यूशन पे कंडक्टिविटी की बात की, लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसे भी हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी इनकी होती है। तो इट मीन यहाँ भी ये फेल हो गया। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। सेकंड थ्योरी कौन सी है? वो है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसको ऑसवाल्ड थ्योरी कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ हमने क्या देखा था? हमने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट इन केस ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सी का अंडर रूट। वहाँ भी वही कंसेप्ट था और बेस के केस में हमने के बी यूज़ किया। यहाँ हम के यूज़ करेंगे जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को यहाँ शो करेगा। ठीक हो गया? तो ये कहता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इंक्रीज़ होती है बाय द डाइल्यूशन। इसका ये फार्मूला है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे तो डाइल्यूशन, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इट मीन डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इज़ डायरेक्टली इंक्रीज़ होती है बाय द डाइल्यूशन। और अगर आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को करते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो ये एक लॉ है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं इस ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की? दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करता था। और इसके बाद ये ओनली लिमिटेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन पे काम करता है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पे वर्क ही नहीं करता, डाइल्यूटेड लॉ। ठीक हो गया? अब हम बात कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और उसके बिहेवियर को देखना है, कंडक्टिविटी को देखना है, तो इसको एक्सप्लेन किया डी बाय हक्कल ने। उसने एक थ्योरी पेश की जिसको उसने नाम दिया डी बाय हक्कल थ्योरी। ये किस पे काम करती है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ये काम करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की उसने डिस्कस किया था। इसकी एजम्पशन डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होता है। ठीक है? इस तरह मोबिलिटी की इसने बात की। इसने कहा कि अपॉन डिल्यूशन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस। यानी कि वो कहता है सिर्फ और सिर्फ जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो आयंस की मोबिलिटी की वजह से होती है, ना कि आयंस नंबर ऑफ आयंस की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उतने ही आयंस बन जाते हैं जितने उसके सॉल्यूशन में होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं, उतने ही आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस उतने ही आयंस बनते हैं, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि इसकी जो नंबर ऑफ आयंस है इस पे कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करते, बल्कि कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी कि आयंस कितना माइग्रेट कर रहे हैं, उसकी मोबिलिटी पे डिपेंड करेगी। तो ये इसने शो भी किया। तो इसने कोलम फोर्स से इसने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरह कोलम फोर्स चार्ज के बीच में जो मोबिलिटी है और उसकी स्ट्रेंथ है। इस तरह फिर इसने एक और पोस्टुलेट दिया। उसने कहा कि ये जो आयंस हैं जब इंट्रैक्शंस होती हैं, कीटायंस आर सराउंडेड बाय द इनायंस
और इनाइंस सराउंडेड बाय द कीटाइंस। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कीटाइंस के इर्द गिर्द इनाइंस आ जाते हैं और इनाइंस के इर्द गिर्द कीटाइंस आ जाते हैं। इनकी जो अमाउंट होती है, नंबर ऑफ आयन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसको उसने नाम दिया आयनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ दी आयनिक एटमॉस्फेयर। ये वाली बात उसने यहाँ समझाई है। फिर उसने कहा कि जो टोटल इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी होती है वो सेम रहती है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे कीटाइंस होंगे उतने ही एनाइंस होंगे। ये बात उसने की। फिर इसने कहा कि करंट डेंसिटी विल बी मोर एट द इमेजिनेट वेसिनिटीज़। वो कहते हैं कि जहाँ चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ इसकी जो करंट होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जहाँ से चार्ज मूव करना शुरू हो जाएंगे अब वे वहाँ जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो वहाँ इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये पॉइंट इसने वेसिनिटीज़ का मतलब यही है। अब इसकी लिमिटेशन आ जाती हैं। व्हाट इज़ लिमिटेशन? नो इंट्रैक्शंस डिस्कस्ड विद द सॉल्वेंट। इसने सिर्फ उस सल्यूट की बात की थी, कीटाइंस की और इनाइंस की, और उसकी मोबिलिटी की बात की थी। इसने ये नहीं बताया कि क्या उसके अंदर सॉल्वेंट का भी कोई आयंस की मोबिलिटी पे इफेक्ट होगा, ये इसने डिस्कस नहीं किया। ओके, ये लिमिटेशन है। फिर इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दी हक्कल, वो कहता है कि आयनिक जो स्फीयर होती है, आयनिक एटमॉस्फेयर होता है, सॉरी एटमॉस्फेयर, जो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब यानी कि इसने सिमेट्री डिस्टर्ब होती है ये बात ही नहीं की थी। इसने कहा कि न्यूट्रलिटी सेम रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती, और जिसकी वजह से ये क्या होता है, आयनिक एटमॉस्फेयर जो होता है वो सिमेट्रिकल रहता है। तो अब क्या सिमेट्रिकल रहता है? नहीं रहता। ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इसके पीछे लॉजिक्स हैं। तो इसको हक्कल्स की लिमिटेशंस को डिस्कस करने के लिए, हक्कल्स की लिमिटेशंस को हक्कल्स की लिमिटेशंस को डिस्कस करने के लिए 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो देख लेते हैं। यस, ये हमारे 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये रिमूव्ड की गई ऑन सैगर था, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसने कहा कि ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक नहीं रहता। तो इसको 2 टाइप के कॉन्सेप्ट में उसने डिवाइड किया। एक को उसने कहा कि रिलैक्सेशन इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट का मतलब है कि एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है, ना कि सिमेट्रिक होता है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड टू आयंस है। दिस इज रिलेटेड टू आयंस। आयंस का एक दूसरे के लिहाज से जो रिलेशन है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ये पैराग्राफ में खुद पढ़ लेना है। वो कहता है कि अनाइंस हैं ये बेसिकली सराउंडेड होते हैं कीटाइन से। किससे होते हैं? कीटाइन से। और जब ये इनाइन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जब इनाइन एनोड की तरफ मूव करता है पॉजिटिव की तरफ, तो ये जो कीटाइंस हैं इसको पीछे जो है ना इसको अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इस आयन को एनोड की तरफ यानी कि मूव नहीं करने देते। जब मूव नहीं करने देते तो वो जो एटमॉस्फेयर है, जो सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर था, वो डिस्टर्ब हो जाता है और सिमेट्री इसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, ठीक है, इसलिए इसको रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। सेकेंड इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये है रिलेटेड टू द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है। ये कहता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास कीटाइंस हैं, तो इसको आपने वाटर के मालिक्यूल ने घेर रखा है, सराउंड कर रखा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये इनाइंस कीटाइंस मूव करेगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। जब ये मूव करेगा तो वाटर मालिक्यूल ने इसको अट्रैक्ट कर रखा है, पकड़ के रखा है, यानी कि इसको इसकी मूवमेंट को आगे नहीं जाने देता, यानी कि इसकी मूवमेंट स्लो होती है। जब स्लो होती है तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है एक दफ़ा फिर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट इज़ ड्यू टू दी सॉल्वेंट, और जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है वो बेसिकली ड्यू टू दी आयंस है। तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस किया है, इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। इंशाल्लाह आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं, इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। और ये क्या होता है? दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑलरेडी हम डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं, अब डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको
गैल्वानी था एक और वोल्टा था, इसने ये डेवलप किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी वजह से इसको उसने नाम भी दिया गैल्वानिक या वोल्टिक सेल का इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था हमारा, उसमें एक ही कंपार्टमेंट होता, उसी में हमारे 2 इलेक्ट्रोड डिप होते थे, ऑक्सीडेशन भी होती थी, रिडक्शन भी होती थी। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हमारे 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं, हाफ ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट है, हाफ रिडक्शन कंपार्टमेंट है, और इसमें हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में पोटाशियम क्लोराइड होता है, वो डिप होता है, मिक्सड होता है विद द 5% एगर सोल्यूशन। क्या होता है? 5% एगर सोल्यूशन उसमें मौजूद होता है। और इसी तरह आप देखें कि ये हमारा लेफ्ट कंपार्टमेंट, इसको हम एनोड बनाते हैं, जो राइट होता है इसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड बना लेते हैं। अगर हम जिंक और कॉपर की बात करें तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट होता है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है। तो इसको हम, इस केस में जो हमारा एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नोट करने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वोल्टेक सेल में या गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसकी रीज़न यही है कि इसके नेगेटिव होने की वजह से कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एनोड से पुश करना होता है। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसलिए इसकी जो साइन है हमने रिवर्स कर दी है। ठीक हो गया। अब हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएससी में डिटेल में गिवन है। सॉल्ट ब्रिज यू शेप्ड होती है और इसके अंदर ये कंटेनिंग एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड होता है, जेल टाइप। ये जेल का काम होता है आयंस की मूवमेंट, यानी कि अलाउ दी आयंस मूवमेंट बट प्रिवेंट फ्रॉम मिक्सिंग। इस तरह इसके फंक्शंस हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है, और इसके अलावा जंक्शन पोटेंशियल जो है उसको मिनिमाइज़ करती है, और इसके अलावा ये ईएमएफ को ड्रॉप होने से बचाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप वोल्टेक सेल में शॉर्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते तो ईएमएफ ड्रॉप टू 0, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ड्रॉप होके 0 पे चले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो 2 हाफ सेल्स होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। याद रख लें, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि 2 सॉल्यूशंस हैं, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक पे रिडक्शन हो रही थी, तो इसकी करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों हाफ सेल की और विद द सॉल्ट ब्रिज, वो क्या होती है, ये सीरीज़ आपने याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने एनोड को मेंशन करना होता है कि आपका एनोडिक मटेरियल कौन सा है, वो लिखना होता है। लाइक जिस तरह हमने ऊपर बात की है कि जिंक है, यहाँ जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे जिंक, जिस तरह मैंने ये लिखा है। इस तरह फिर आपने एनोडिक सोल्यूशन आपने मेंशन करना है। एनोडिक सोल्यूशन कौन सा था, जिंक सल्फेट। फिर उसके बाद आपने सॉल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, और उसके बाद फिर आपने कैथोडिक सोल्यूशन देना और फिर एंड पे जाके कैथोड देना है। तो फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ गया और ये कॉपर हो गया। दिस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ वोल्टेक सेल। तो ये नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वर्क करता है ऑन दी स्टैंडर्ड कंडीशंस। याद रख लें, आपको जितनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी गई हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यूज़ दी गई हैं। जब भी आप कोई स्टैंडर्ड कंडीशन चेंज करेंगे तो वो वैल्यू जो जिंक की है -0.76 वोल्ट है, वो वैल्यू नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लें। जिस तरह कॉपर की है 0.34 वोल्ट है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। कौन सी कंडीशन पे है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा गया है, 1 मोलर सोल्यूशन है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है, उस मेटल और नॉन मेटल की केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी उसकी नेचर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए ये भी हमने देखा, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड। आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं इस पे ये डिपेंड नहीं करता। जिंक का कर रहे हैं, कॉपर का कर रहे हैं, क्रोमियम का, निकल का, मैंगनीज़ का, लेड का, इस पे ये डिपेंड नहीं करता। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नोट कर लें इसको। अब हम बात कर लेते हैं, देखें जिस तरह एक चीज़ को मेजर करना होता है कि वेट है, वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, 2 kg, 5 kg, 10 kg, इस तरह 100 kg, तो ये एक वैल्यूज़ गिवन है। इसी तरह हर चीज़ को कंपेयर करवाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। तो
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करवाने के लिए हमने स्टैंडर्ड लिया, वो लिया शी। क्या यूज़ किया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे और इसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो आप नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हमने फिक्स कर रखा है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसका जो इलेक्ट्रो EMF है वो 0 वोल्ट हमने फिक्स किया है। इसका जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है और ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं और इसको हमने डिप किया होता है 1 मोलर सॉल्यूशन में। ठीक हो गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर सकते थे। हाइड्रोजन हमने क्यों यूज़ किया? हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है और 0 के साथ कंपेयर करना दैट्स वेरी इजी। जबकि अगर हम बात करें SCE सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको हम मर्करी इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जनरली हम इसको हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में लेते हैं, जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स नहीं है वोल्टामीट्री एंड इस तरह की, उसमें हम ये वाले स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। और सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हम जनरली इसमें हम हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द बेसिक पिलर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना है आपने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तैयार कैसे करनी है, बल्कि आप याद कर लें, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक पूरी सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सीरीज़ याद होगी ना कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है, तो समझ लें कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको। और इसी से कॉन्सेप्ट जो है ना घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं एग्जाम में, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसके आपने डेफिनेशन देख लेनी है। तो अब हम डायरेक्टली उस सीरीज़ पे चले जाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको मैंने स्मॉल लेवल पे जूम किया है ताकि इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। ठीक हो गया। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके जी, याद रखें स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की बेस पे है। अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ की बेस पे दी जाती है, फिर इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते। सारी बुक्स जितनी भी हैं उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की बेस पे किया है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपने किस तरह याद करना है। सबसे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको बता देता हूँ, याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको कॉन्सेप्ट रिलेट करता हूँ। देखें, लिथियम सब पे टॉप पे होता है। अगर आप देखें लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसी तरह फिर आके हाइड्रोजन जो है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रेफरेंस है, दिस इज़ दी रेफरेंस। और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज स्टार्ट हो जाती हैं। और एंड पे जाके जो फ्लोरीन है इसकी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है +2.87, और सबसे कम जो होती है वो लिथियम की होती है। अब इस सीरीज़ को आपने किस तरह तैयार करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इसको अपने पेज के ऊपर नोट कर लें। तो इसको मैं पंजाबी में आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। तो जो पंजाब के हमारे लोग हैं, अपर पंजाब के लोग हैं, मुझे वैसे पंजाबी आती तो नहीं है, बहरहाल पंजाबी में ये ट्रिक बताऊँगा, तो आपने हंसना भी नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो मैंने तो भाई याद की हुई है, मुझे तो ये फिंगर टिप पे याद है पूरी सीरीज़, तो आप भी याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जी स्टार्ट करते हैं। ली काके ने मज, ली काके ने मज आलू ज़मी बेच कर, ये जो बेच का वर्ड है इसको आप हज़फ कर दें, निकाल दें। ली काके ने मज आलू ज़मी बेच कर फी साड़ी नी सुन पाबी, फी साड़ी नी सुन पाबी, ये नोट कर लें, उर्दू में लिख लें आप, पंजाबी में जो भी जैसे भी लिखना चाहें। ली काके ने मज, ली काके ने मज आलू ज़मी बेच कर फी साड़ी नी सुन पाबी नी फी साड़ी नी सुन पाबी, यहां तक हो चुका है। कोको आई, कोको आई फी आज हज बरोकल आफ, आज हज बरोकल आफ, जिस तरह एक हज बंद हो चुका है, जिस तरह कोरोना में
हज का जो है ना वो बंद हो चुका था। तो इस तरह आपने ये रिलेट कर लेना है। तो इसकी सीरीज में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ली काके ने मज आलू ज़मी बेचकर फी साड़ी निसुन पाबी कोको आई फी अज हज ब्रोकल ऑफ। ये आप लिख के अपने पेज के ऊपर इसको रट्टा लगा लें और फिर आप अपने इस एलिमेंट्स की तरतीब बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको पूरी बिल्कुल तरतीब के साथ लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक आपको एक सीरीज़ याद हो जाएगी। ये सीरीज़ याद करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक एलिमेंट को दूसरे के साथ रिलेट करना होता है। अगर जब क्वेश्चन आ रहा होता है तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा ऑक्सीडेशन, किस पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी, किस पे रिडक्शन प्रेफरेंसली होगी। तो फिर जब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होगी तो जो शी के ऊपर हैं, या आप कह लें 2 इलेक्ट्रोड आपको दे दिए जाते हैं, जो ऊपर वाला होगा, ठीक है, उस पे प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन होती है, जो नीचे वाला होता है उसकी रिडक्शन होती है। तो इसको हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए किस पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगी, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बेस पे आप ईजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप आगे बहुत सारी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये तो एक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टूडेंट्स देखें, टॉप से बॉटम की तरफ आएँ तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और बॉटम पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है सबसे ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स ये पे इजीली रिडक्शन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन यहाँ रिडक्शन प्रेफरेंशली हो रही है, यानी कि इजीली रिडक्शन होगी। इजीली रिडक्शन होगी, इट मीन इजीली रिडक्शन किसकी होती है, ये जो स्पीशीज़ मैंने दी हुई हैं, इट मीन ये एक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये जो शी से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस होता है। इट मीन्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और इनकी अच्छी रिडक्शन होती है, इनकी अपनी जो है अच्छी रिडक्शन होती है, इसलिए इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो हायर है। नोट हो गया? ओके। इस तरह एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, टॉप पे चले जाएं तो जो टॉप पे है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लोअर है, यानी कि इट मीन जब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है, इट मीन ये अच्छे जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये जो शी के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे शी से ऊपर वाले जिनकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और अगर अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है तो इट मीन दूसरों को तो ये रिड्यूस करते हैं लेकिन खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इट मीन ये खुद प्रेफरेंसली जो है इनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो शी के ऊपर वाले जो हैं इनकी प्रेफरेंशली ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, और जो शी से नीचे हैं इनकी प्रेफरेंशली क्या होती है, रिडक्शन होती है। एक और कंसेप्ट, अब देखें जो ऊपर वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, इट मीन इनकी मोर ऑक्सीडेशन होती है, आपको अभी बताया है। तो जितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ये तो डेफिनेटली आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक्ट एज एनोड, ये एनोड पे काम करेंगे, एनोड पे इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो शी से नीचे वाले हैं ये प्रेफरेंस क्या होगी, इनकी कैथोड पे जाकर इनकी रिडक्शन होगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि शी से ऊपर वालों की ऑक्सीडेशन होगी और नीचे वालों की रिडक्शन होगी, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब अगर आपको इनमें से कोई 2 एलिमेंट दे दिए जाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपसे कहा जाता है कि आयरन है और कैडमियम है, बताएं किसकी ऑक्सीडेशन होगी, कौन सा किसकी रिडक्शन होगी। तो भाई जो ऊपर वाला होगा यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड पे जाएगा, ये जो नीचे वाला है इसकी रिडक्शन होगी, ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको कहा जाए कॉपर और आयरन में से, कॉपर और आयरन में से ये कॉपर है ये आयरन है, कौन सा ऑक्सीडाइज अच्छा होगा, कौन सा अच्छा रिड्यूस होगा, जो ऊपर वाला है इसकी ऑक्सीडेशन अच्छी होगी और जो नीचे वाला है इसकी अच्छी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये थी जी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये एप्लीकेशन ऐसे समझ में आ जाएंगी ईजीली, आपको अब ईजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक हो गया, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी समझा दी आपको। पहला पॉइंट है एप्लीकेशन का,
प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इक्वेशन दे दी जाती हैं, कंडीशन दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होगा या नहीं होगा, अगर तो प्रोसीड हो जाता है तो इट मीन दिस इज़ फिजिबल। कब फिजिकल होगा, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। याद रखना है स्टूडेंट, आपने रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपने जो ओवरऑल सेल है, ओवरऑल जो रिडक्शन सेल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इनका जो सम है, ऑक्सीडेशन का सम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, रिडक्शन पोटेंशियल का, दोनों का सम करें और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो इट मीन, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है इट मीन्स दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और फिजिबल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फार्मूला हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -NFE0 ऑफ सेल। ये एक फार्मूला होता है। अगर ओवरऑल सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। इतना याद रखना है। तो आपने याद रखना है दोनों को प्लस करें, ऑक्सीडेशन सेल को, रिडक्शन सेल को, दोनों की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, लेट कर लेते हैं। कॉपर दिया हुआ है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं, दोनों की क्या दी हुई है? रिडक्शन पोटेंशियल की। वो कहते हैं कॉपर की वैल्यू 0.34 है, जिंक के केस में रिडक्शन की पोटेंशियल -0.74 है, 76 है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया, जब प्लस किया तो वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इट मीन ये कंडीशन, इस कंडीशन में रिएक्शन फिजिबल नहीं है, प्रोसीड नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर हमने क्या करना होता है? फिर हम क्या करते हैं, इनमें से एक को साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जिंक की साइन चेंज करके इसका, जब हमने साइन चेंज की यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रही थी, अब हम इसकी क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो इस तरह इसकी पोटेंशियल की वैल्यू की साइन भी इन्वर्स हो गई, नेगेटिव थी कोई क्या बन गई? पॉजिटिव। अब ये है कॉपर के केस में, ये है जिंक के केस में। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सम करें, इन दोनों वैल्यूज़ को सम करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ओवरऑल आप देखें तो ये पॉजिटिव आ रही है। दोनों वैल्यू को सम किया तो पॉजिटिव आई, इट मीन अब जो ये जो रिएक्शन है दिस इज द फिजिबल, ये फिजिबल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फ़ायदा। ठीक हो गया। दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के हवाले से कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल या EMF को हम किस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके मैंने डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ दिए हैं, तो ये नोट कर लें, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, अगर आपको न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया हो और रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिया गया हो, तो सिंपल आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों को सम कर लें तो ये जो है क्या आ जाएगा, इसकी ओवरऑल सेल की वैल्यू आ जाएगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सम कर लें तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में क्या दिया, दोनों रिडक्शन दे दिए जाएं, सॉरी दोनों ऑक्सीडेशन दे दिए जाएं, तो फिर आपने स्टूडेंट क्या करना है, उस न्यूमेरिकल में या उस क्वेश्चन में जो मोर हायर वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन की, उसमें से आपने लेसर वैल्यू को आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। हायर ऑक्सीडेशन वैल्यू में से लोअर ऑक्सीडेशन वैल्यू निकाल देंगे तो ओवरऑल सेल की वैल्यू आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आपको दोनों रिडक्शन दे दिए जाते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल में दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप जो हायर रिडक्शन वैल्यू होगी उसमें से लोअर रिडक्शन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही शानदार आपका ये ट्रिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो आपने इसको फॉलो करना है। तो ये आपको किसी बुक में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला, हायर वैल्यू ऑफ कैथोड, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसी तरह लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में से माइनस करेंगे तो ये आपको वैल्यू हो जाएगी। इसकी न्यूमेरिकल आगे मैं जाके सॉल्व करवाता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं एक और इसकी कैलकुलेशंस है। ये तो थी ओवरऑल सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के फार्मूलाज मैंने बताए हैं कि अगर आपको दो रिडक्शन पोटेंशियल, दो ऑक्सीडेशन या एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन दे दिया जाए तो आप ओवरऑल सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं।
अगर आपको हाफ सेल दे दिया जाता है तो हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन है और उसको कहा जाता है नर्नेस्ट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? नर्नेस्ट इक्वेशन है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन बेसिकली हमें बताती है कि कंसंट्रेशन का जो है ना वो क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, ये नर्नेस्ट इक्वेशन बताती है। और ये हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बारे में रिलेशनशिप भी देती है। और ये इक्वेशन आपने यूज़ कर लेनी है, ये मैंने शॉर्ट वे में इक्वेशन दे दी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू 0.059 फैक्टर के इक्वल है, तो आपने न्यूमेरिकल में ये वाली यूज़ करनी है। तो E इज इक्वल टू, ये बेसिकली E ए रिडक्शन पोटेंशियल है हाफ सेल के लिए। E इज़ दी, ये हाफ सेल का है, नोट कर लें इसको, ये हाफ सेल के लिए। E इज इक्वल टू E नॉट मैंने 0.0592 डिवाइडेड बाई n log Q। n क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो रही है और कितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं रिडक्शन में, तो ये उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। और Q क्या है? दिस इज द रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपने पुट करनी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल पे। तो आपको ये दोनों जो मैंने आपको ओवरऑल सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन बताई है शॉर्ट फार्मूलाज, और इसके अलावा जो मैंने नर्नेस्ट इक्वेशन बताई है हाफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, तो उस पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जांपल, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर द Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में। तो आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन Fe2 प्लस 5 टाइम है दैट ऑफ Fe3, यानी कि 5 टाइम Fe। तो लेट कर लेते हैं, इसकी 1 होगी कंसंट्रेशन, तो ये 5 टाइम है, तो इसकी कितनी होगी? 5 होगी। तो कंसंट्रेशन भी हमें दे दी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी इक्वेशन बनाना। आपको कंडीशन दे दी गई है ना कि Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, तो किस तरह कन्वर्ट होता है? इसकी रिडक्शन होती है, तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट होता है। और ये वैल्यू भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, न्यूमेरिकल में गिवन होगी। तो सिंपल भाई कैलकुलेशन यूज़ करें, दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये गिवन है एग्जाम पेपर में इस तरह 0.05, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव है, रिडक्शन हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 को हमने पुट कर दिया लॉग, और ये हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास Fe2 प्लस है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 5 टाइम थी और इसकी 1 टाइम थी। तो भाई इसको डिवाइड करेंगे, लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड का प्लस 0.730 वोल्ट। ये है नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने का तरीकाकार। इस तरह सेकंड भी मैंने एग्जांपल दे दी है आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। वो कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड व्हेन द पार्शियल प्रेशर। अब गैसेस की फॉर्म में हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन की बजाय हम जो है ना उसकी कंसंट्रेशन के बजाय हम क्या लेते हैं? उसकी पार्शियल प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो वो कहता है क्लोरीन का 10 एटमॉस्फेयर है और क्लोराइड आयन का है 10⁻³ मोलर इसकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन है इस केस में, तो 2 पुट किया, और Cl नेगेटिव का स्क्वायर है क्योंकि ये 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट की, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। तो इसको आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी सेल गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी माइनस RT ln के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह अगर हम इसको कंपेयर करें पोटेंशियल के साथ, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है कि ओवरऑल जो सेल की वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू फिर पॉजिटिव होगी और फिर ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो फिजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन है। इस तरह हम इस रिलेशन को डिराइव करें तो एक और इक्वेशन आती है, तो ये वाली इक्वेशन बनती है, इसको नोट कर लें कि log ऑफ k दैट इज इक्वल टू n ओवर 0.0591 पोटेंशियल सेल। अगर आपको सेल का पोटेंशियल दे दिया जाए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए तो बहुत सिंपल, और अगर आपको दे दिया जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए और सेल पूछा जाए तो तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नीचे स्पॉन्टेनिटी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, ये तीनों के एक्सप्रेशन से, तो ये आपने देख लेनी है। ठीक है,
ये नीचे फिर मैंने एग्जांपल दिया है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें Kc की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपने खुद कर लेनी है क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। अब एग्जांपल है एक, कैलकुलेट दी ओवरऑल सेल पोटेंशियल। अभी वही एग्जांपल आ गई है कि ओवरऑल कैलकुलेट करने मैंने आपको 3 फार्मूलाज बताए। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हों तो हायर वैल्यू में से लोअर को निकाल दें, कैलकुलेट हो जाएगी। अगर दोनों ऑक्सीडेशन दिए गए हों तो हायर ऑक्सीडेशन में से लोअर को निकाल दें, तब भी कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपको एक ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी जाए, रिडक्शन की वैल्यू एक रिडक्शन की, फिर आपने दोनों को जमा करना है, ओवरऑल सेल की वैल्यू हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर की गिवन है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं। तो इसका अगर आप ओवरऑल सेल निकालते हैं, या तो आप उसका एक तरीका है कि आप इसको एक रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दें, इसको आप ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दें। जब ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा। इसी तरह दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो इसका ओवरऑल सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस दोनों को आपने क्या करना है, जमा करना है। सॉरी, दोनों रिडक्शन की वैल्यू, तो हायर वैल्यू में से आपने लोअर को निकालना है। तो हायर कौन सी है, ये प्लस वाली हायर है, नेगेटिव वाली लोअर है। तो इसको आपने जब मैनेज किया तो आपने देखा कि ओवरऑल जो सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन दिस इज दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इस तरह आपने बाकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो ये था जी हमारी 2 एप्लीकेशंस हो गई, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए भी हमने देखा कि ओवरऑल सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये हमें ये बताती है कि आप किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी सेल के हाफ रिडक्शन जो है या हाफ ऑक्सीडेशन है वो निकाल सकते हैं अगर आप नर्नेस्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा और जो कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स इन द सॉल्यूशन, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे होगा, यानी कि शी के ऊपर होगा, तो वो क्या करेगा, वो मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो नीचे होगा वो नहीं कर सकता, यानी कि रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल दे दूं आपको समझ आ जाएगी। लेट कर लेते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर का आयरन के साथ हमने रिएक्शन करवाया तो कॉपर सल्फेट बना आयरन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बिकॉज क्योंकि कॉपर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब जाके देखें तो ये लोअर है, जबकि जो आयरन है ये हायर है। तो लोअर वाला हायर वालों को सोल्यूशन में से या इलेक्ट्रोलाइट में से कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, दिस इज द फिजिबल रिएक्शन, कि क्योंकि आयरन जो है ये हायर है, जो कॉपर है वो लोअर पोजीशन पे है, तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा, तो ये फिजिबल रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड्स। वो कहता है कि ऐसी मेटल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं, लाइब्रेट कर सकती हैं जो टॉप पोजीशन पे हैं। इट मीन टॉप पोजीशन पे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, वो मेटल्स हैं। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, लो वैल्यू होगी, जो कि टॉप पोजीशन पे लो वैल्यू है, तो उतना ज़्यादा एसिड से हाइड्रोजन रिमूव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लाइक नीचे मैंने एग्जांपल भी दी है, जिस तरह जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये H2 को लाइब्रेट करती हैं, जबकि ये जो गोल्ड है, प्लाटीनियम है, सिल्वर है, ये शी से नीचे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इनके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये हाइड्रोजन को वहाँ से लाइब्रेट कर सकें एसिड से, तो ये लाइब्रेट नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी भी डिसाइड की जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस में। जो टॉप पोजीशन पे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है, इट मीन उनका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी है तो इट मीन रिएक्टिविटी डिपेंड ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे करती है, तो इट मीन जो टॉप पे पोजीशन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दीज आर द मोर रिएक्टिव, जबकि कोइनीड जो मेटल हैं वो जो हैं लाइक कॉपर, सिल्वर है, वो लेस रिएक्टिव होती हैं क्योंकि वो बॉटम पे मौजूद हैं। इसी तरह 6 एप्लीकेशन है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो टॉप पे मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड है, पोटाशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये टॉप पोजीशन पे मेटल्स के ऑक्साइड हैं तो ये स्टेबल हैं, जबकि नीचे वाले हैं कॉपर के, आयरन के, क्लोरीन के, और तो ये लेस स्टेबल ऑक्साइड है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस चुका हूँ।
जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना ज़्यादा होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। इसी तरह ये सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। ये थे जी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आज हमारी डिस्कशन एंड हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे वोल्टेक्स सेल्स हैं इनको 2 टाइप्स में कैटेगरीज किया जाता है। तो ये मैं सिंपल ओवर व्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपने इससे अच्छे तरीके से देख लेना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपने देखना होता है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। ये भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है आपको, खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन सा एनोड पे जाएगा ऑक्सीडेशन होगी, कौन सा कैथोड पे जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबका हल है भाई। तो याद कर लें वो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, ली काके ने मज आलू जमी बेचकर फी साड़ी नी सुन पाबी कोको आई फी अज हज बरो कलाफ। ये वाला ट्रिक याद करके आपको सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। जी नॉट प्राइमरी वोल्टेक सेल होते हैं और सेकेंडरी वोल्टेक सेल होते हैं, 2 टाइप्स हैं। तो प्राइमरी वोल्टेक सेल दीज आर द नॉन रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, और इनमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो एक दफ़ा जब हो जाए तो फिर दोबारा रिपीट नहीं होता, ठीक है, और कैन नॉट बी रीजनरेटेड होती है। तो सिंपल है, इस एग्जांपल में ड्राई सेल है, मर्करी सेल है, अल्कलाइन बैटरी है, सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर बैटरी है। तो ये एफएससी में भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप कर लें, इट्स ओके। ड्राई सेल की बात कर लेते हैं। ड्राई सेल में एनोड हम जिंक का यूज़ करते हैं, नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है इन सेल जितने भी हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी यूजेस, ये 4 चीज़ें। एनोड इसमें ड्राई सेल में जिंक यूज़ होता है, और जो कैथोड होता है ग्रिफिटिक रॉड होता है जो सराउंडेड बाय द मिक्सचर होता है अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड, ये एक्ट एज आ कैथोड ओवर करता है। और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड पर जिंक क्लोराइड। ये क्वेश्चन एसपीएससी में रिपीट हो चुका है रिसेंटली, मैंने 1 मंथ पहले मैंने पेपर सॉल्व करवाया एसएस का, तो वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं वो है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक हो गया। इस तरह इसके यूजेस आपने देख लेने हैं कि ये शॉर्ट लाइफ होती है, अमोनियम क्लोराइड क्रूड्स होता है, जिंक कंटेनर को क्रूड कर देता है, और इसका सेल पोटेंशियल 1.25 से लेकर ये रेंज होती है इसकी 1.5 तक। मर्करी सेल में बात करें तो ये कॉमनली यूज़ होता है, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं जिंक जो है वो एनोड पे काम, इस पे ऑक्सीडेशन होती है, और मर्करी ऑक्साइड जो है इस पे क्या होती है, कैथोड काम कर लेती है। ये वैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें, देखें जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है तो इस पे ऑक्सीडेशन होती है, और मर्करी जो है ये नीचे है तो इसकी क्या होती है, ये रिडक्शन होती है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक आपने देख लेनी है कि 1.3 वोल्ट होता है, और इसके अलावा ये वॉचेस में वगैरह भी यूज़ होते हैं, तो सिंपल है। अल्कलाइन बैटरी पे आ जाते हैं। अल्कलाइन बैटरी, ये जितनी भी अल्कलाइन बैटरीज़ हैं इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो अल्कलाइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनोड जिंक होगा, और इस केस में जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये क्या होगा, कैथोड होगा। भाई हमें कैसे पता चलेगा सर जी, भाई सिंपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, जिंक टॉप पे है तो ये एनोड पे जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड कैथोड पे जाएगा, यहाँ रिडक्शन होगी। इसकी लार्जर लाइफ होती है, लॉन्गर लाइफ होती है, इसका 1.5 वोल्ट सेल होता है। इस तरह सिल्वर ऑक्साइड पे आ जाएँ तो इस केस में भी इन सब में जो है जिंक एनोड यूज़ हो रहा है, जिंक एनोड, सिल्वर ऑक्साइड कैथोड, सिंपल। जिंक टॉप पे है तो इस भी ऑक्सीडेशन होती है, सिल्वर जो है वो क्या है, वो बिलो दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इस पर रिडक्शन होती है, ठीक है। एक्सपेंसिव बैटरीज में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, कैमराज में, कैलकुलेटर्स में, और इसका वोल्टेज है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वोल्टेक सेल जो होते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी रिचार्ज, दे कैन बी, इनका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको रीजनरेट किया जा सकता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फिनोमिना होता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम बैटरी, तो इसको देख लेते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी ये भी रिचार्जेबल है बिकॉज दिस इज दी सेकेंडरी सेल में जाती है। ये बेसिकली ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। 6 वोल्ट एक सेल एक ही रो में लगे होते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट इसका टोटल आई थिंक होता है, 2 वोल्ट की एक होती है, तो ये आप देख लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। एनोड जो है इसमें हम यूज़ करते हैं स्पॉन्जी लेड यूज़ करते हैं, लेड एनोड है, कैथोड जो है ये लेड का ऑक्साइड है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी डिफरेंट बुक पे डिफरेंट परसेंटेज गिवन है। एफएससी में आपने देखा होगा, पंजाब टेक्स्ट बुक में 30% वो यूज़ कर रहा है, कुछ बुक्स में, इंडियन बुक्स में 38% है, कुछ में 40% है। तो देखें ये जो परसेंटेज है प्योरिटी, ये डिपेंड करती है कि आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और उसकी मोलैरिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, नो इशू इसका, ठीक है।
अब हम बात करें निकल कैडमियम सेल में, वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड कैडमियम, कैथोड निकल। भाई क्यों एनोड को कैडमियम हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज में टॉप पे कैडमियम है और निकल उससे बिलो है, तो वो रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोर्टेबल कंप्यूटर में यूज़ होता है, फोटो फ्लैश में, लाइट वेट में, सेल पोटेंशियल इसका इतना हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा वो है फ्यूल सेल्स, दीज आर ऑल्सो द रिचार्जेबल। और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आ जाए पेपर में तो आपने क्लिक करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल सेल। और इसका जो पोटेंशियल होता है वो ऑलमोस्ट 1 वोल्ट होता है। इसमें एनोड जो होता है वो हाइड्रोजन एनोड पे ऑक्सीडाइज होकर वाटर बनाती है और ऑक्सीजन रिड्यूस होकर ये क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट KOH यूज़ करते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, ऑपरेटेड एट द हाई टेम्परेचर और हाईली एनर्जी जो होती है वो किलोवाट आवर हमें जनरेट होती है, पोल्यूशन फ्री होता है, हाईली एफिशिएंट होता है कि आप 75% फ्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्पेस शिप में हम ये यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे अच्छे तरीके से और नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, मैं गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपको कहता हूँ कि ये जो मटीरियल मैंने आपके साथ शेयर किया है ये डिफरेंट सोर्सेज से मैंने कंबाइन करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक एक ही शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं। इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन भी ड्रॉप नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए और मेरे लिए भी दुआ किया करें। और मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि ये 2-2.25 घंटे का लेक्चर हो चुका है, 2 घंटे का, तो गला भी मेरा बैठ चुका है। ओके जी, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, मेहनत करें और अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच।